हेलो दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद होगी आप स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज जो हमारा सेशन चलेगा दोस्तों वो हिंदी का रहेगा और उसमें आज हम लोग छंद के बारे में समझेंगे। क्या छंद है, उसके क्या विशेष नियम है दोस्तों। तो आज जैसा कि हम लोग छंद को विशेष चर्चा करेंगे दोस्तों। इससे पहले दोस्तों एक मोटिवेशन, अगर आप हमारे अगर आप हमारे दोस्तों इस यूट्यूब चैनल STRP कोचिंग क्लासेस में आप नए बने हैं तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए दोस्तों। तो चलिए मोटिवेशन कोट से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, खोल दे पंख मेरे, खोल दे पंख मेरे, खोल दे पंख मेरे, खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, अभी और उड़ान बाकी है, ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमां बाकी है, अभी पूरा आसमान बाकी है। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है, अभी पूरा आसमान बाकी है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अपने छंद की ओर चलेंगे दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग हेडिंग बना सकते हैं दोस्तों, जैसा कि हेडिंग आपकी पड़ी हुई है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। छंद, देखिए दोस्तों आप लोग हेडिंग बनाइए छंद, आप लोग हेडिंग डालिए छंद। छंद का शाब्दिक अर्थ है बांधना। छंद का शाब्दिक अर्थ दोस्तों क्या है? बांधना या आच्छादित करना, या कहें आच्छादित करना, या कहें आच्छादित करना। आच्छादित का मतलब होता है दोस्तों खुश करना। आच्छादित का मतलब क्या होता है? खुश करना। आच्छादित का मतलब क्या होता है दोस्तों? खुश करना। आच्छादित का मतलब क्या होता है? खुश करना। तो वह रचना जिसमें वर्णों की संख्या तथा वह रचना जिसमें वर्णों की संख्या तथा मात्राओं की संख्या का ध्यान रखा जाता है छंद कहते हैं। तो वह रचना जिसमें वर्णों की संख्या तथा मात्राओं की संख्या का ध्यान रखे, यानी कहने का मतलब दोस्तों वर्णों की संख्या और मात्राओं का संख्या का ध्यान रखा जाए तो वह रचना मेरी क्या कहलाती है? छंद कहलाती। वह रचना क्या कहलाती है? छंद कहलाती है। तो देखिए दोस्तों एक बार आप पुनः देखेंगे कि वह रचना जिसमें वर्णों की संख्या तथा मात्राओं की संख्या का ध्यान रखा जाता है, मात्राओं की संख्या का ध्यान रखा जाता है, छंद कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? छंद कहते हैं। तो क्या परिभाषा बनी? वह रचना जिसमें वर्णों की संख्या तथा मात्राओं की संख्या का ध्यान रखा जाता है छंद कहते हैं। क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। तो चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। आगे कह रहा है वह रचना जिसमें वर्ण, मात्रा, यति, गति, गण व चरण का ध्यान रखा जाता है छंद कहते हैं। तो वह रचना जिसमें वर्ण, मात्रा, यति, गति, गण व चरण का ध्यान रखा जाता है दोस्तों क्या कहा जाता है? छंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छंद कहा जाता है। छंद का आरंभ वैदिक काल में हुआ था दोस्तों। छंद का आरंभ वैदिक काल में, और वैदिक काल में सर्वप्रथम किस वेद में छंद का उल्लेख हुआ है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, सर्वप्रथम छंद का उल्लेख ऋग वेद में। किस वेद में हुआ था? तो दोस्तों ऋग वेद में हुआ था। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में हुआ था? तो ऋग वेद में हुआ था। चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। यहाँ की जैसे लिखा हुआ है दोस्तों, आप देख पा रहे हो ऋग्वेद
के 10वें मंडल के 90वें सूक्त में छंद की चर्चा की गई। तो ऋग्वेद के कौन से मंडल में? 10वें मंडल में दोस्तों। और कौन सा सूक्त? 90वें सूक्त में छंद की क्या की गई है? चर्चा की गई है। तो क्वेश्चन ये इतना पूछेगा दोस्तों, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में किया गया था? तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में किया गया था? तो ऋग्वेद में। किस वेद में? तो ऋग्वेद में। अगर और अंदर से पूछे किस मंडल में ऋग्वेद के, तो 10वें मंडल में। और अंदर से पूछेगा तो कौन से? 90वें सूक्त में किया गया था। चलिए, अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि छंद के आदि आचार्य, छंद के आदि आचार्य कौन है दोस्तों? तो आपको पता होगा छंद के आदि आचार्य आपके ब्रह्मा जी हैं। और सर्वमान्य आचार्य कौन है? तो पिंगल। सर्वमान्य आचार्य कौन है दोस्तों? तो पिंगल है। इनकी पिंगल की रचना दोस्तों छंद सूत्र है। इनकी पिंगल की रचना क्या है? छंद सूत्र। और पिंगल को ही आदि प्रवर्तक माना गया, यानी पिंगल को छंद का आदि प्रवर्तक या सर्वमान्य इन्हीं को माना गया है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे। अब बात आती है छंद के अंग। अब क्या पढ़ेंगे दोस्तों हम लोग? छंद के अंग। अब क्या बात आएगी? छंद के अंग। तो मैंने यहाँ लिखा है छंद के मुख्यतः कितने अंग होते हैं? 6 अंग होते हैं। जैसे अभी मैंने कहा, यति गति चरण मात्राओं को ध्यान रखने से क्या निर्माण होता है? छंद का। तो यति पहला नंबर हो गया। क्या नंबर होगा दोस्तों? यति, गति, चरण, मात्रा, दल और गण। तो पहला क्या है? यति है। दूसरा क्या है? गति है। तीसरा क्या है? चरण है। और चौथा क्या है? मात्रा है। और दोस्तों पांचवा क्या है? तो दल है। और छठवां क्या है? गण है। ये क्या सभी क्या है? छंद के अंग है। ये सभी क्या है दोस्तों? छंद के अंग है। ये सभी क्या है? छंद के अंग हैं। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा यति के बारे में लिखा है दोस्तों। रचना के पढ़ते समय जहाँ ठहराव लिया जाता है, यति कहते हैं। रचना के पढ़ते समय जहाँ ठहराव लिया जाता है, क्या कहते हैं? यति कहते हैं। अब देखिए छंद के अंग के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे, जो 6 अंग हैं इसका। तो देखिए छंद के अंग जो 6 हैं दोस्तों, यति क्या है? यति का मतलब होता है ठहराव अथवा विराम। यति का मतलब क्या होता है दोस्तों? ठहराव अथवा विराम होता है। यति का मतलब क्या होता है प्यारे बंधुओं? तो ठहराव अथवा विराम होता है। तो देखिए यहाँ क्या क्या रचना को पढ़ते समय जहाँ ठहराव लिया जाता है उसे यति कहते हैं। रचना को पढ़ते समय जहाँ ठहराव लिया जाता है उसे यति कहते हैं। रचना को पढ़ते समय जहाँ ठहराव लिया जाता है दोस्तों उसे क्या कहते हैं? यति कहते हैं। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ उदाहरण लिखा है, जय हनुमान ज्ञान, जय हनुमान। अब मैंने ठहराव लिया, फिर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो मैंने जय हनुमान के बाद मैंने थोड़ा सा क्या लिया दोस्तों? ठहराव लिया। इसी को क्या कहा जाएगा? यति कहा जाएगा। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो मैंने जय हनुमान, फिर मैंने क्या लिया? यति लिया, मतलब ठहराव लिया। फिर मैंने अगली पंक्ति पढ़ना स्टार्ट किया, ज्ञान गुण सागर। और मैंने इनको एक साथ पढ़ा दोस्तों। तो इसी को क्या कहा जाता है? तो एक यहाँ से यहाँ तक पढ़ने में क्या आई? यति आई दोस्तों। तो इस यहाँ मैंने लिखा हल्का ठहराव। हल्का इसमें क्या होता है दोस्तों? यति में ठहराव। चलिए, उम्मीद है आपको समझ में आ गया दोस्तों। समझ में आ गया तो लाइक करिए, थम्सअप करिए, थम्सअप करिए दोस्तों। आप थम्सअप करिए अगर समझ में आ गया होगा। यति क्या है? तो रचना को पढ़ते समय जहाँ ठहराव लिया जाता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो यति कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? यति कहा जाता है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब दूसरे प्रकार में आएंगे गति। गति। अब दूसरा प्रकार क्या है मेरा? गति। तो मैं यहाँ थोड़ा सा आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं पढ़ दे रहा हूँ। लगातार पढ़ना ही क्या कहलाता है दोस्तों? गति कहलाता है। लगातार पढ़ना ही क्या कहलाता है? गति कहलाता है। लगातार किसी भी चरण को लगातार पढ़ना क्या कहलाता है? गति कहलाता है। जैसे यहाँ मैंने उदाहरण लिखा जय हनुमान, तो मैंने जय हनुमान एक लगातार पढ़ा, तो ये क्या हो गई दोस्तों? इसमें गति हो गई। फिर यति आई। फिर ज्ञान गुण सागर, इसमें भी क्या मिला मुझे? गति मिला। इसमें भी गति, ये आपको गति। इसमें भी क्या हुई? गति। और इसमें भी क्या हुई? गति। इसमें भी गति। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया दोस्तों। समझ में आ गया तो थम्सअप करिए,
समझ में आ गया दोस्तों? थम्स अप करिए। जैसा मैंने यहाँ लिखा है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो जय हनुमान तक आपको क्या रही, गति रही, यानी लगातार क्या होता, पढ़ना, लगातार पढ़ना को ही क्या कहा जाता है दोस्तों, गति कहा जाता है। लगातार किसी भी चरण को पढ़ना क्या कहा जाता है, गति कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगले टाइप में आएंगे। अब अगला प्रकार इसके छंद का, और अगला प्रकार जो आए प्रकार नहीं दोस्तों, अंग में। तो अगला अंग इसका क्या है दोस्तों, अगला अंग आप देख पा रहे हैं जैसा कि चरण है। अगला अंग क्या है, चरण है। एक छंद के चतुर्थ भाग को, एक छंद के चतुर्थ भाग को चरण कहा जाता है। साधारणतः एक छंद में 4 चरण होते हैं। एक छंद में दोस्तों कितने चरण होते हैं, संभवतः 4 चरण होते हैं। तो एक छंद के चतुर्थ भाग को, एक छंद के चतुर्थ भाग को क्या कहा जाता है, चरण कहा जाता है। और साधारणतः जो छंद में 4 चरण होते हैं। आगे आइए, अब आते हैं दल में। दल क्या है, यदि एक से अधिक चरण एक साथ लिख दिया जाए, यदि एक से अधिक चरण एक साथ लिख दिया जाए तो उसे दल कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, दल कहा जाता है। क्या नोट करेंगे, हेडिंग बनाएंगे आप, और हेडिंग क्या डालेंगे, दल। हेडिंग क्या बनाएंगे दोस्तों, दल। यदि एक से अधिक, यदि एक से अधिक चरण एक साथ लिख दिए जाएं, एक साथ लिख दिए जाएं तो उसे दल कहा जाता है, तो उसे दल कहा जाता है। तो जैसे दोस्तों आप उदाहरण देख पा रहे हैं, इसमें मैंने लिखा है जय हनुमान। एक उदाहरण से आपको लेके समझा रहा हूं दोस्तों, जिससे कन्फ्यूजन ना हो सके आपको। जैसे में लिखा है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो मैंने इन सभी को मिला के लिख दिया दोस्तों एक साथ। तो ये पूरा मेरा क्या कहलाएगा, ये पूरा मेरा क्या कहलाएगा, तो दल कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, तो दल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, दल कहलाएगा। चलिए थम्स अप करिए दोस्तों। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल STRP कोचिंग क्लासेज में नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए दोस्तों, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। तो चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग। आप लोगों को समझ में आ गया तो थम्स अप करिए दोस्तों। सभी लोग एक बार थम्स अप करेंगे, सभी लोग एक साथ थम्स अप करेंगे दोस्तों, फिर हम लोग आगे चढ़ेंगे। तो चलिए आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्तों अब हम लोग। और अगला अंग हमारा जो छंद का आ रहा है, अगला अंग जो छंद का आ रहा है प्यारे दोस्तों, वो क्या आ रहा है, मात्रा। किसी स्वर के उच्चारण में, आप इसे ध्यान से हेडिंग बनाएंगे दोस्तों आप, मात्रा। हेडिंग क्या बनाएंगे, मात्रा। हेडिंग क्या बनाएंगे दोस्तों, मात्रा। हेडिंग क्या बनाएंगे, मात्रा। किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं दोस्तों। किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। आप बताइएगा हिंदी में स्वरों की संख्या, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है। कमेंट बॉक्स में आप आंसर करिए, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है। हाँ दोस्तों, हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है। हाँ सबका कमेंट आ गया, हाँ सभी का एक साथ, वेरी गुड दोस्तों, हाँ सभी का सही है। चलिए तो हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो 11 होती। कितनी होती है, हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती। कितनी होती है, 11। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो 11 होती है। चलिए अब बताइए आप, संस्कृत में स्वरों की संख्या, संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होती है, संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होती है। संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होती है, संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होती है। आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों आंसर करेंगे, कमेंट बॉक्स में आप आंसर करेंगे। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो आपने बताया जैसा कि 11 होती है, उसी प्रकार बताइए दोस्तों संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होती है। हाँ सभी का आंसर आ रहा है,
13 होती। सभी का आंसर आ रहा है 13 होती। वेरी गुड दोस्तों। चलिए, तो मैंने मात्रा आपको हेडिंग बनाए थे और आपने हेडिंग में क्या लिखा मात्रा के बारे में? किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। अब यहाँ हेडिंग आगे लिखेंगे दोस्तों, छंद में दो प्रकार की मात्रा होती है। छंद में कितने प्रकार की मात्रा होती है दोस्तों? तो छंद में 2 प्रकार की मात्रा होती है। स्टार पॉइंट करते हुए इसे नोट करेंगे दोस्तों, क्योंकि इसी से हम लोग छंद के जो मात्रिक छंद आएगा, क्योंकि छंद 3 प्रकार का होगा, अभी हम आगे उसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। इससे पहले जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों, उसको हम लोग समझ लें, जिससे आगे हमें दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, जिससे आगे हमें दिक्कत नहीं होगी छंद को पहचानने में। तो ज़रूर नोट करिएगा मेरे साथ। अब मैंने स्टार पॉइंट यहाँ बना दिए दोस्तों, आप लोग इसे ज़रूर नोट करेंगे। छंद में 2 प्रकार की मात्राएं होती। छंद में कितने प्रकार की मात्राएं होती हैं? तो छंद में 2 प्रकार की मात्राएं होती हैं, और वो कौन कौन सी है दोस्तों? तो पहला आप देख पा रहे हैं लघु मात्रा। लघु का संकेत रूप एक खड़ी पाई होती है दोस्तों। और गुरु मात्रा का संकेत रूप एस की तरह होता है, अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह होता है, एस की तरह होता है। जैसे मैं मात्रा आपको गिनना सिखाया दोस्तों, अभी हम इसके बारे में और नियम सीखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है और पार लिखा है दोस्तों, तो यहाँ पा में लघु मात्रा 1 और रा में भी लघु मात्रा 1। इसी प्रकार आप देखिए पा में यहाँ पा में क्या है दोस्तों? गुरु की मात्रा आएगी, तो इसमें क्या होगा? 2 मात्रा की गणना की जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसमें 1 मात्रा, इसका मतलब, और इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब क्या होता है? इसमें 2 मात्रा, और इसका मतलब दोस्तों इसमें 1 मात्रा, इसमें 1 मात्रा दोस्तों। तो पर में आप देख पा रहे हैं एक मात्रा है, लेकिन पार में आप देख पा रहे हैं पा में गुरु की मात्रा लगी है तो 2 मात्रा होगा, और रा 1 मात्रा है दोस्तों, क्योंकि इसमें लघु मात्रा लगी। चलिए, आपको समझ में आ गया? थम्स अप करिए दोस्तों। आपको समझ में आ गया तो थम्स अप करिए, और हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ेंगे। जैसे मैंने इसे लिखा है, इसे क्या पढ़ा जाता है दोस्तों? खड़ी पाई। इसे क्या पढ़ा जाता है दोस्तों? खड़ी पाई। और इसे क्या पढ़ा जाता है? इसको वक्र रेखा। इसे क्या पढ़ा जाता है? वक्र रेखा भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, आगे की ओर चलेंगे। अब हम लोग मात्रा लगाने के नियम वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट नियम दोस्तों। आप लोग इसे अपनी नोट्स में स्टार पॉइंट करते हुए लिखेंगे। मात्रा लगाने के नियम। नियम नंबर 1 दोस्तों, लघु स्वरों पर मात्रा मानी जाती है। लघु स्वरों पर एक मात्रा मानी जाती है। कितना मात्रा मानी जाती है दोस्तों? तो 1 मात्रा मानी जाती है। लघु स्वरों पर कितनी मात्रा मानी जाती है? तो 1 मात्रा मानी जाती है। हाँ दोस्तों, आप लोगों की संख्या थोड़ा सा कम हो रही है, संख्या को और बढ़ाइए। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा दोस्तों। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। मत थक कर बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी दोस्तों, और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो चलिए दोस्तों, तो मैंने यहाँ नियम नंबर, आपने फर्स्ट में क्या सीखा? प्रथम नियम में आपने क्या सीखा कि लघु स्वर पर 1 मात्रा मानी या गिनी जाती है। जैसे लघु स्वर हमारे 4 हैं, आ, ई, उ, रिस। आ, ई, उ और रिस। ठीक, आ, ई, उ, रिस है ना दोस्तों। तो 4 कितने हमारे लघु स्वर है। इनकी मात्रा की गणना हम लोग 1-1 में करते हैं। तो चलिए दोस्तों, नियम नंबर 2 आप जैसा कि देख पा रहे होंगे। नियम नंबर 2 देखिए दोस्तों, नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 क्या कह रहा है दोस्तों? देखिए दोस्तों, नियम नंबर 2 क्या? दीर्घ स्वरों पर 2 मात्राएं मानी जाती हैं। और दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। आप गिन सकते हैं। आ, ई, उ, रि, ए,
ओ औ, यानी 1 2 3 4 5 6 7। ये नहीं होगा दोस्तों, आपका ये नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि इसको तो हमने लघु स्वर में काउंट कर लिया दोस्तों। इसको हटा दीजिए दोस्तों, ये आपका नहीं होगा। चलिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 लघु स्वरों की संख्या वो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है दोस्तों? 7। लघु स्वरों की कितनी हुई? 4। तो कुल मिला के कितनी हो गई दोस्तों? मैंने बताया था हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। तो दीर्घ स्वरों पर दो मात्राएं, दीर्घ स्वरों पर दो मात्राएं मानी या गिनी जाती हैं। चलिए दोस्तों, अगला नियम, नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 क्या कह रहा है? तो संयुक्त अक्षरों से ठीक पहले वर्ण पर, संयुक्त अक्षरों से ठीक पहले वर्ण पर लघु स्वर तो भी दो मात्राएं मानी जाती। अगर संयुक्त अक्षर आ गया दोस्तों, तो उससे पहले अगर लघु स्वर है, तब भी उस पर हम लोग कितनी मात्रा मानेंगे दोस्तों? दो मात्रा मानेंगे। जैसे लिखा है संत, जैसे क्या लिखा है दोस्तों? संत। तो इसमें आपका क्या आ रहा है? संयुक्त अक्षर ता में संयुक्त अक्षर है, ता के आधार ना लगा है दोस्तों। तो इस सा में हम लोग लघु होते हुए भी इसमें हम लोग किसका मानेंगे? दी, यानी गुरु का मानेंगे दोस्तों। किसको मानेंगे? गुरु को मानेंगे। गुरु का मतलब दो मात्राएं। कितनी मात्राएं काउंट होंगी इसमें दोस्तों? तो सा वाले में तो दो मात्राएं काउंट होंगी। कितनी मात्राएं काउंट होंगी दोस्तों? तो दो मात्राएं काउंट होंगी, क्योंकि इसमें ता में संयुक्त अक्षर है, ता एक संयुक्त अक्षर इसमें ना लगा है। तो इसमें कितनी मात्राएं लघु स्वर में मानी जाएगी? सा में कितनी मात्रा मानी जाएंगी दोस्तों? 2। और इस संयुक्त अक्षर ता में कितनी मानी जाएगी? 1 मानी जाएगी। तो इसमें कुल मात्राओं की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 3। कुल मात्राओं की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 3। थम्सअप करिए दोस्तों, आप अगर समझ में आ गया तो थम्सअप करिए, अगर ये नियम समझ में आ गया दोस्तों, क्योंकि इसी नियम में हम लोग ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। कन्फ्यूजन का जो नियम होता है दोस्तों, जो कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है दोस्तों, इसी में ज़्यादा होता है, लघु संयुक्त अक्षर में। किसमें? तो संयुक्त अक्षर में होता है दोस्तों। किसमें होता है ज़्यादातर? संयुक्त अक्षर। तो यहाँ क्या लिखा है दोस्तों? नियम नंबर 3 आपको डाल के लिखेंगे कि संयुक्त अक्षर से ठीक पहले वर्ण पर लघु स्वर हो तो भी उसे दो मात्रा मानी जाती है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ क्या लिखा है? संत लिखा है। तो संत में कितना मात्रा है दोस्तों? तो संत में कितना मात्रा है? तो ता यहाँ संयुक्त अक्षर है दोस्तों। तो इस लघु स्वर सा में जो आया, इसमें हम कितनी मात्रा काउंट करेंगे दोस्तों? दो मात्रा काउंट करेंगे। और इसमें कितना हो जाएगा? 3 मात्रा हो जाएगा। जैसे देखिए श्लोक में देखिए दोस्तों, तो श्लोक में आप भी काउंट करेंगे, कितना मात्रा होगा श्लोक में? श्लोक में आप मात्रा काउंट करके बताएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, नियम नंबर 4। नियम नंबर 4 क्या करें? लघु स्वर पर अनुस्वार यानी ये मात्रा लगा हुआ अनुस्वार का, तो दो मात्रा गिनी जाती है। जैसे अंक लिखा है दोस्तों, जैसे अंक लिखा है, तो अंक यानी इस अंक में अंक जैसे लिखा है दोस्तों, तो इसमें कितनी मात्रा होगी? 2। इसमें कितनी मात्रा होगी? 1। तो कुल मिला के मात्रा कितनी हो गई दोस्तों? 3। कुल मिला के मात्रा कितनी होगी? 3 दोस्तों, क्योंकि अंक में 2 मात्रा और इसमें 1 मात्रा। कितनी मात्रा हो गई? 3 मात्रा हो गई। चलिए दोस्तों, अगला नंबर दोस्तों, अब आते हैं दल। दल क्या है दोस्तों? इसको समझते हैं। छंद देखिए, अगला अंग दल आता है। यदि एक से अधिक चरण एक साथ लिख दिए जाए तो उसे क्या कहा जाता है? दल कहा जाता है। अच्छा दोस्तों, ये शायद 2 बार रिपीट कर गया। चलिए, ये 2 बार आ गया। दल तो मैंने बता चुका आपको, दल आपको मैंने बता चुका। तो चलिए दोस्तों, और इसके आगे की आज पीडीएफ नहीं लग पाई अभी मात्रा की, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे की ओर सीखेंगे। थोड़ा सा पीडीएफ गड़बड़ लग गई है दोस्तों, तो क्योंकि इसके बाद ख़त्म हो गया। तो आज बस इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में, और आप इसे अपनी नोट्स में ज़रूर लिख लीजिएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्लास में लोग दोस्तों आगे की ओर सीखेंगे।
आप इसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्लास में लोग आगे की ओर सीखेंगे। तो आज बस इतना ही दोस्तों। तो सभी को एक बार राधे राधे, श्री जय कृष्णा दोस्तों। एक बार सभी को जय हिंद दोस्तों। तो इससे चलिए दोस्तों एक मोटिवेशन कोट्स के साथ हम लोग समाप्त करते हैं। जिस व्यक्ति ने कभी गलती ही नहीं की, 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 उसने नया करने की कोशिश ही नहीं की। तो इसका मतलब दोस्तों गलती एक कला है, गलती करना भी एक दोस्तों क्या है, कला है। लेकिन एक सीमा से ज़्यादा नहीं करनी चाहिए दोस्तों, एक सीमा से ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वो फिर क्या हो जाती है दोस्तों। ठीक दोस्तों। तो जिसने जो व्यक्ति कभी गलती ही नहीं की, उसने कभी नया सीखने की कोशिश ही नहीं की। तो कहने का मतलब दोस्तों असफलता एक चुनौती होती है दोस्तों, और उसे हमें स्वीकार करना चाहिए और उससे हमें कुछ सीखना चाहिए दोस्तों। तो चलिए आज सभी को एक बार पुनः राधे राधे, श्री जय कृष्णा, जय हिंद दोस्तों।